नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा शाह स्वागत करता हूं आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं आपसे उन सारे प्रश्नों के जो आपसे पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए, जो कि डीएसएसबी, केवीएस जैसे संस्थान आयोजित करती है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो पे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके लाइव क्लास की। शाम को मैं डेली लेकर के आता हूं ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की जो क्लास है आपकी, टोटली बेस्ड है टीचिंग पेडागोजी के ऊपर, और ये टीचिंग ऑफ मैथ्स के ऊपर आज ज्यादा फोकस रहेगा आज। तो जो भी टीजीटी मैथ्स या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीआरटी भी तैयारी कर रहे हैं और जो मैथ्स के पोर्शन को अपना तैयार करना चाह रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए, कुछ इस तरह से है। Which of the following statements reflect a desirable assessment practice in context of mathematics learning? मैथ्स लर्निंग में, गणित के सीखने में, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया जो डिजायरेबल असेसमेंट है उसके बारे में पूछा गया है कि आप एज ए टीचर किस तरह से एक डिजायरेबल असेसमेंट कर सकते हो बच्चे का प्रैक्टिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। कि मैथ्स के पढ़ने में, मैथ्स की टीचिंग जब आप करते हो तो एक बच्चे क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, और उसका जो अधिगम कितना हुआ, यानी कि चेंज इन बिहेवियर का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि लर्निंग का जो आउटकम होना चाहिए हमारा, वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, इसको जांचने के लिए अब क्या बेस्ट प्रैक्टिस यूज करेंगे, ये पूछा जा रहा है एज ए असेसमेंट के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये, इनकरेक्ट आंसर ऑफ द चिल्ड्रन should largely be ignored because we should need to focus on children's strength। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि जो बच्चा अगर जो मिस्टेक करता है उसे हम इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ बच्चे के स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेस के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं होना चाहिए, उसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इसके। सेकेंड स्टेटमेंट आपके लिए है, ओनली पेपर पेंसिल टास्क आर suited to assess student because दे रिक्वायर्ड प्रीसिस आंसर। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला गया कि जो असेसमेंट का जो मेथड होता है हमारा, जो ट्रेडिशनली जो हमारे इंडिया में यूज होता आ रहा है कि पेपर पेंसिल टेस्ट जो होता है उसी से होना चाहिए असेसमेंट, अदर देन दैट कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को बहुत अच्छी तरह सूट करता है, उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसी की आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन आपके पास जो है उसमें बोला जा रहा है, होल्डिंग कंजर्वेशन and one-to-one discussion with children can also be helpful in assessing them। ये नई तरीके की असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है, जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट या स्टूडेंट स्टूडेंट ये लोग आपस में 1-to-1 डिस्कशन करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, अपने जो भी आउटकम्स होते हैं उसके प्लस नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, और फिर उस डिस्कशन से वैल्यू गेन करके भी एक असेसमेंट का एक तरीका बनाया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि असेसमेंट करने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, कि आप बच्चों के साथ डिस्कशन करिए ताकि बच्चों को आप मोटिवेट कर सके अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसे एक अच्छा फीडबैक देने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन में ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड। कि असेसमेंट जो होना चाहिए फोकस ओरिएंटेड होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करे, ठीक है, फेलियर पे फोकस कम करे, और जो राइट आंसर है उसके ऊपर बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन 4 के अंदर। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही है? अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, कि टीचर को एज डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए, ठीक है, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करके बच्चे के साथ उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए और फिर उसे फीडबैक देना चाहिए असेसमेंट के थ्रू। ये बेस्ट असेसमेंट का तरीका है टीचिंग ऑफ मैथ्स के अंदर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। मैथ को सीखने के लिए या अधिगम जब हम गणित की करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, इनफॉर्मल एल्गोरिथम आर इंफीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है, एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। थर्ड में बोला जा रहा है, गर्ल नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। एंड द फोर्थ ऑप्शन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड
सब्जेक्ट मीन्स फॉर फ्यू सेलेक्टेड फ्यू पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे अब चारों ऑप्शन को जैसे मैंने रीड किया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया एक टर्म है एलोगरिथम। एलोगरिथम का मतलब एक तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग समझ सकते हैं कि मैथ्स की एक यूनिक लैंग्वेज है जिसमें क्या है कि एक तरह से ग्रामर जो है इसका वो रीजनिंग बेस्ड है। तो एलोगरिथम का मतलब यहाँ पे आप कोडिंग से समझ सकते हैं एक तरह से। इसमें ये बोला गया है कि जो फॉर्मल एलोगरिथम होता है वो इंफीरियर होता है इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल मैथमेटिक्स, यानी कि जो लोग फॉर्मल तरीके से मैथ्स पढ़ते हैं और कुछ लोग जो इनफॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बोला जो इनफॉर्मल वाले जो मैथ्स पढ़ते हैं वो एक तरह से इंफीरियर होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट में। सेकंड में बोला जा रहा है कि एवरीवन कैन लर्न, कि हर कोई पढ़ सकता है मैथ्स और सक्सीड कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, थर्ड में बोला गया कि गर्ल्स के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहिए मैथ्स की टीचिंग में, मैथ्स की लर्निंग में। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को समझा जाता है कि मैथ्स में कमजोर है। और फोर्थ में बोला जा रहा है कि मैथ्स जो है ना कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, सिलेक्टेड पर्सन के लिए एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, आप चूज कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका सेकंड। अब सेकंड क्यों? क्योंकि मैथ भी नॉर्मल सब्जेक्ट ही है, ऐसा कुछ हुआ जैसा कुछ नहीं है, ये भी बाकी सब्जेक्ट जैसा ही है। अगर आप कोई प्रैक्टिस करता है, कॉन्सेप्ट को आराम से समझता है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है, तो वो भी सक्सेस अचीव कर सकता है जैसे बाकी लोग करते हैं। बाकी जो इसमें बोला कि इंफीरियर होते हैं जो लोग इनफॉर्मल एल्गोरिथम जो फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रामानुजन ने भी कोई प्रॉपर थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो जीनियस है, गिफ्टेड है। तो फिर ये इसका तो एक तरह से अपवाद आप कह सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबल नहीं था, सेकंड आप किसी जेंडर वाइज बोल नहीं सकते हैं इस बारे में। फोर्थ में आपसे बोला जाए कि सिलेक्टेड लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसे अच्छी तरह से मेहनत करके मैथ्स को पढ़ सकता है। तो मैथ्स की लर्निंग के रिगार्डिंग में जो अगर बोला जाए तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो गया सेकंड हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोल ऑफ प्रोपोर्शन रीजनिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि अनुपात या फिर प्रोपोर्शनल रीजनिंग जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। कि यानी कि कहने का मतलब ये जिसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी जो छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसकी जो रीजनिंग होगी, प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी होगी, वो भी बहुत अच्छी होगी, ऐसा बोला जा रहा है। और ये किसने बोला था आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चाहे साइकोलॉजिस्ट है जिसके बारे में आप नीचे दिया गया, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किसकी थी। तो आपके पास ऑप्शन ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो है लेव वाइगोत्स्की ने बोला था ऐसा कि भाई जो रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उससे, क्या नाम है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग से। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है वो है वैन हील ने ऐसा बोला होता। थर्ड ऑप्शन है आपके पास जोल्टन डाइनेस, इसने ऐसा बोला था। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है जीन पियाजे। वैसे दो लोग यहाँ काफी फेमस दिख रहे हैं इसके अंदर, जो इसकी थ्योरी आपने काफी सारी पढ़ी है, वाइगोत्स्की और पियाजे की, और बाकी तो थोड़ा फेमिलियर भी हो सकता है, नहीं भी। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, करेक्ट आंसर क्या है वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, जीन पियाजे। यानी कि जीन पियाजे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल रिलेटेड है, ये अगर इसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूजफुल है। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A student is not able to solve those word problems which involve transformation in algebra. These best remedial strategy is to। एक स्टूडेंट है, वो एल्जेब्रा के अंदर जब हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, उसको शिफ्टिंग की बात करते हैं, और उसी हिसाब से जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मोस्टली एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि उसके लिए बेस्ट रेडिमियल क्या कर सकती है, आप उसके लिए क्या उपचारात्मक रणनीति आप अपना सकते हैं, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो एक मैथ्स के टीचर के रूप में जो बेस्ट रिमीडियल स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, आपसे वो पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चार ऑप्शन है आपके पास। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड ऑप्शन ये है गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन वर्ड प्रॉब्लम इन अदर लैंग्वेज।
और जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लेन हिम और हर वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज। तो चार ऑप्शन आपसे बता दिए कि चार ऑप्शन में जैसे फोर्थ ऑप्शन में कि आप उसे सिंपल लैंग्वेज में चेंज करके बता दीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कि सिंपल उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज को इजी बना दीजिए ताकि बच्चा समझ सके, ऐसा बोला जा रहा है। थर्ड में अगर आप देखते हैं तो इसमें बोला जा रहा है कि भी वो वर्ड प्रॉब्लम जो उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भी प्रॉब्लम को अगर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस तो ज्यादा होने वाला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसे बहुत सारी प्रैक्टिस करा सकते हैं क्वेश्चन की जो ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो आपसे बोला गया जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें बोला एक्सप्लेन कर दीजिए कॉन्सेप्ट को इक्वलिटी को यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, कि जैसे हम एक मेथड से अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको दूसरे मेथड को अल्टरनेटिव मेथड यूज कर लीजिए जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक होगा। अगर आप उसे यूज करते हैं तो हो सकता है कि जो रेडिमेल जो आप करना चाहते हैं, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, तो उसे आप इजीली डील कर पाएंगे और उसे एक नए मेथड से, दूसरे मेथड से सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल बना पाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी encourage teacher to do all of the following except as a math teacher। आपसे जो बोला जा रहा है कि जो मैथ्स की जो पेडागोजी है वो आपको इंकरेज करते हैं ये सब करने के लिए, एक्सेप्ट द वन, यानी कि चार में से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो पेडागोजी सपोर्ट नहीं करती, इंकरेज नहीं करती, बाकी जो तीन है उसको इंकरेज करनी है। तो हमें क्या करना है, जो डिस्करेज करती है हमें वो फाइंड आउट करना है। आई होप क्लियर होगा। ये एक्सेप्ट वर्ड को आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है, हम बड़ी जल्दी में होते हैं और फिर ये एक वर्ड से सारा क्वेश्चन अलग हो गया। मतलब आपसे इंकरेज करने के लिए बोला गया है कि ऑल द स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन, जो एक्सेप्ट वाला है यानी कि उसको छोड़ के, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो हर क्वेश्चन की तरह आपके पास चार ऑप्शन है, दोबारा से वैसे ही है। चलिए पढ़ते हैं एक करके क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट, कि बच्चे के अंदर एक सिस्टमैटिक रीजनिंग डेवलप करना, ये बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है इंकरेज द एबिलिटी टू अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेट तरीके से भी निकाला जा सकता है। कई बार क्या होता है हम डायरेक्टली एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो उसे जैसे डेसिमल में छोड़ देते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट, तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं है, वो क्या अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। थर्ड में आपसे बोला जाए इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अंडरस्टैंडिंग को पहले डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बच्चे को कंप्यूटेशन करना आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर बच्चे को आप सॉल्व करना सिखा रहे हैं किसी चीज को, कॉन्सेप्ट क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, उसे बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करना है, बस एक बेसिक टर्म में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना सिखा दीजिए आप, वो बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसको क्लैरिफाई करना, यानी कि उसको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की ये जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है उसमें ये बोला जाए क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू गेस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कि बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जहां पे वो पहले तो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पहले गैस करे कि सर ऐसा 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 इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, फिर उनको इस एबल बनाइए कि उनको वेरीफाई करने के लायक बनाइए कि वो आंसर को वेरीफाई करके सॉल्व करके वेरीफाई करें उस प्रॉब्लम को। फिर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप एलिमेंट्री क्लासेस में जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि भी कि एक्स कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लीजिए, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो कई बार क्या करते हैं आप ऑन पेपर कराने की जो ऑरली बता देते हैं कि भाई इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर से करो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, और ऑरली क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो वहां पे क्या किया आपने, उसे एक तरह से वर्बली एक तरह से आंसर को गेस किया, प्रॉपर सॉल्व नहीं किया आपने, और फिर बाद में जो आंसर आपने गेस किया तो उसके बाद जब आप सॉल्व करने पे आते हैं यानी कि वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, ठीक है, तो वो करेक्ट करना बच्चों को आए। तो यानी कि ये एक तरह से कॉन्सेप्ट आप बच्चों को सिखाएं, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, यानी कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप ये बताइए जो मैथ्स टीचिंग पेडागोजी में जो चीज नहीं यूज की जाती है यानी कि डिस्करेज करने वाली बात जो है आपको वो बतानी है। तो जैसे इसमें थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन ये गलत हो गया यहाँ पे। क्यों गलत ये हो गया, जब तक आप कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो कंप्यूटेशन कराने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि सॉल्व करना बाद में सिखाइए, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना ज्यादा जरूरी है, ये आज की डिमांड है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct regarding children's coming to the school from rural area?
अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो रूरल एरिया यानी कि जो ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं उसके रिगार्डिंग आपको आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के संबंध में ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा आता है उसके बारे में आपको ये कुछ स्टेटमेंट दिया, करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स, कि ऐसा बोला जा रहा है कि वो बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत पुअर होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाते, ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 में आपसे बोला जा रहा है कि दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एज इट इज ऑफ नो यूज टू देम, कि यार फॉर्मल मैथमेटिक्स है इसका कोई यूज नहीं है तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में। यानी कि फॉर्मल टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपसे सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है दे मे हैव रीच ऑरल मैथमेटिक ट्रेडिशन एंड नॉलेज, कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जो मैथमेटिक्स कंटेक्स्ट की अगर बात करें, मैथ्स के रिलेटेड बात करें, तो वो ऑरली जो होते हैं, ऑरली किसी चीज को सॉल्व करने के बड़े कैपेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्किलफुल होते हैं, ये बोला यानी कि रिच होते हैं कि ऑरल मैथ्स में, यानी कि मतलब पेपर पेन की जगह वो ऑरली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए, उसमें बोला जा रहा है दे डू नॉट नो मैथमेटिक्स, की ये बोल दिया गया कि भी जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनको मैथ्स आती ही नहीं है। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या है, आप वो सिलेक्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका ये हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड क्यों? कई बार आपने सुना होगा जो जैसे कोई ग्रामीण बच्चा जो आता है तो वहां पे क्या होता है, कोई रिसोर्सेज वगैरह तो होते नहीं है कि पेपर पेंसिल हो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आ रहा है बच्चा, पूरे फैमिली से आ रहा है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो यूजली वो कैलकुलेशन क्या करते हैं, ऑरली करते हैं। कई बार आपने सुना होंगे कि वो लोग टेबल्स बड़े अच्छे से लर्न करके आते हैं, जैसे बोलते हैं ना कटवे पहाड़े। अगर आप मतलब पुराने टाइम से अगर सुनते आ रहे हैं तो घरों में क्या होता है, कटवे पहाड़े सुनते हैं कि कटवे टेबल सुनाइए, बीच में से कुछ भी पूछ लिया और जोड़ तोड़, कोई भी गेस्ट आता है घर में वो सीधा पूछता हाँ भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता। अगर बच्चा ऑरली उसका आंसर दे रहा है तो इट मीन्स वो पढ़ाई में अच्छा है, अगर नहीं दे पा रहा है इट मीन्स बोलते हैं कि स्कूल में क्या करते हो जब पढ़ते नहीं है तो आंसर नहीं दे पा रहे। तो ऐसा माना जाता है जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो जो ऑरली जो मैथ्स को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है उनके अंदर ज्यादा होती है। कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है, ग्रामीण से कोई मतलब है, मैथ्स कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लिटरेचर की बात नहीं हो रही है। सेकंड में जो आपसे बोला गया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है, और नेक्स्ट बोला गया कि मैथ्स जानते नहीं है, ये भी गलत है। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को देख लेना, और नीचे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक्सिम्स आर प्रपोजिशन विच आर अज्यूम्ड, कि एक्सिम क्या होते हैं, वो एक तरह से प्रपोजिशन होते हैं जो पहले से एग्जूम कर लिए जाते हैं, पहले से मान के चला जाता है। अच्छा, सेकंड में आपसे बोला जाए एक्सिम आर द स्पेशल थ्योरम, कि ये क्या होते हैं, एक तरह से थ्योरम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, सी में आपसे बोला एक्सिम आर डेफिनेशंस होते हैं, ये क्या है, एक तरह से डेफिनेशन है। और नेक्स्ट डी में आपसे बोला जाए एक्सिम्स व्हेन प्रूव्ड बिकम थ्योरम, जब इसे हम प्रूव कर देते हैं तो ये थ्योरम बन जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब लास्ट में आपसे पूछा कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, आप उसके बारे में बताइए। तो ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट, यानी कि ए स्टेटमेंट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट था ये करेक्ट है। सेकंड में बोला जा रहा ऑप्शन जो आपके पास है ए एंड सी, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि ये ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जो बी स्टेटमेंट है एक्सिम आर द स्पेशल थ्योरम, ये करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, हाँ अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये करेक्ट है कि एक्सिम्स आर द प्रपोजिशन विच आर अज्यूम्ड, कि जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो कुछ हम लेट करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। तो वो जो हम अज्यूम करके जो चल रहे हैं ना, कि जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप बोलते हो लेट एक्स बी द दिस एंड दिस, वो एक तरह से कंसीडरेशन जो आप लेके जो चलते हैं उसी को हम एक्सिम बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया ये हो गया 1 हो गया, यानी कि ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी से कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्परेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट एरर इन मैथमेटिक्स। कंटेम्परेरी यानी कि आजकल के फिलहाल में जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, जो आज की परिवेश के बारे में बोला जा रहा है कि मैथ्स में जो स्टूडेंट एरर करते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्परेरी व्यू स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। इनमें से आज के टाइम पे ये गलतियां बच्चों के जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में नहीं पाई जाती, रिफ्लेक्ट करती है आज के टाइम पे, ये पूछा जा रहा है वो कौन सी स्टेटमेंट है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके 4 ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, कि वो क्या करते हैं, टीचर को गाइड करते हैं कि उसकी टीचिंग की प्लानिंग करने के लिए, क्लासेस की वो नेक्स्ट क्लास कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कौन सी प्रॉब्लम डील करनी है, कौन से टॉपिक को सिलेक्ट करनी है, तो उसको गाइड करती है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है दिस शुड बी ओवरलुक्ड, ये चीजें जो इनको ओवरलुक्ड होना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए। अच्छा, यानी कि नेक्स्ट जो है आपसे बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन, इसमें बोला है दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो एरर्स है ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दे आर द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो चीज, हाँ, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लग रहा है एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। आई होप स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है कि दे शुड बी ओवरलुक्ड, कि इनको अनदेखी की जानी चाहिए। किस चीज को अनदेखी की जानी चाहिए, इनके एरर्स को, यानी कि जो आज के टाइम पे जो चीज नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, कि आज के टाइम पे अगर कोई जो चीज, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में है तो उसकी किसी भी प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर उसको अनदेखी की जाती, ये चीजें आज के टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ये माना जाता है कि भाई जो बच्चा आपको, जिसको भी आप पढ़ा रहे हो, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले क्या होता था कि भी जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज आप करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आपने कह दिया कि घर से कर लाना, ठीक है। लेकिन आज के परिवेश में क्या है कि आपको एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन आपको सारे कराने, एक तरह से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सारे कराने। तो जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपको उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। ये नहीं कि उसको इग्नोर कर देना, उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो आज के टाइम पे इसे अनदेखी नहीं की जाती है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करती है आज के टाइम पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया सेकंड हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स इज ट्रू, कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ये बोला जा रहा है। तो आपके पास जो तीनों स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि मैथमेटिक्स इज अ टूल, एक तरह से ये टूल का काम करती है। फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक तरह से ये आर्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोला गया है कि मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज, इसमें बोला गया लैंग्वेज भी। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास ए, बी और सी है। उसके रिगार्डिंग में आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट ए, बी एंड सी। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट की बात की जा रही है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि बी एंड सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट था बी और सी, उसके बारे में बात की गई है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला जाए ओनली ए, सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, एक बार आप चूज कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। तो करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ए, बी और सी। कि मैथ्स को आप टूल की एज ए टूल यूज कर सकते हो, बाकी अदर सब्जेक्ट के में जैसे हम कि मैथ्स के थ्योरम्स को, प्रूफ को, कॉन्सेप्ट को अलग सब्जेक्ट में भी इसे एज ए टूल यूज किया जाता है। अब आपको बोलेंगे फॉर्म ऑफ आर्ट कैसे है, कि जैसे एक आर्टिस्ट भी है, जब वो कुछ ड्राइंग करता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करता है या आर्किटेक्चर का अपना काम करता है, तो वहां भी वो मैथमेटिक्स सेंस को यूज करता है। या फिर आप कह लीजिए कि मैथ्स को एक आर्टिस्ट भी यूज करता है, या फिर आप कह लीजिए मैथ्स भी एक आर्टिस्ट जैसे सोच के काम करता है, वैसे मैथ्स में भी ये चीज फॉलो होती है, ठीक है ये। और थर्ड स्टेटमेंट जो बोला कि मैथ एक लैंग्वेज है, बिल्कुल लैंग्वेज है भी। कैसे? एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। इसकी अलग ग्रामर जैसा तो नहीं है, पर इसमें जो ग्रामर की जगह यहाँ रीजनिंग काम करती है, लॉजिक काम करता है यहाँ पे, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, टू प्रूव दैट V2 इज ए इर्रेशनल नंबर,
V2 कोई वेरिएबल मान लो, कुछ भी मान के चलो, एक अजम्पशन है आपके पास, वो बोला जाए कि वो इरेशनल नंबर है। अ टीचर बिगन बाय अज्यूमिंग दैट, वो टीचर कोई इसको प्रूव करा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, और ये एक तरह से अजम्पशन मान के चल रहा है कि V2 इज ए इरेशनल नंबर है, ठीक है। इट इज ए रैशनल नंबर एंड देन प्रोसीड टू सो हाउ दिस अजम्पशन इज नॉट फीजिबल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको ये बताना है कि भाई पहले वो अजम्पशन ये मान के चल रहा था कि V2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन जब बाद में जब सॉल्व करता गया तो ये जो इरेशनल नंबर था वो रैशनल नंबर निकला, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि वो कैसे इस बात को हाउ दिस अजम्पशन इज नॉट फीजिबल, ये फीजिबल नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो अब आपको बताना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रूफ ऑफ, ये किस चीज का प्रूफ का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है कि तो आपको ये बताना है कि पहले अजम्पशन कुछ और लेके चल रहे थे, फिर लास्ट में कुछ प्रूफ कर रहे हैं। तो ये जो है चीज है, ये किस चीज का एग्जाम्पल आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में बता देता हूँ। पहले बोला कि वेरिफिकेशन है, ये इंडक्शन मेथड यूज किया जा रहा है, डिडक्शन मेथड है, फिर लास्ट में बोला है कंट्राडिक्शन है कि कंट्राडिक्ट हो रहा है। तो सही आंसर क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो आज सही आंसर इसका कंट्राडिक्ट हो रहा है। कंट्राडिक्ट कैसे हो रहा है कि पहले आप इरेशनल नंबर लेके चल रहे थे, बाद में पता लगा जब आप सॉल्व करते आए तो ये इरेशनल नंबर नहीं निकला, बल्कि ये क्या निकल गया, रैशनल नंबर निकल गया। क्या निकला, इरेशनल नंबर अज्यूम करके चल रहे थे कि V2 को हमने अज्यूम किया एज ए इरेशनल नंबर, बट आप सॉल्व करते गए तो ये इरेशनल नंबर निकल गया। तो यानी कि ये क्या हुआ, कंट्राडिक्ट हो गया आपकी स्टेटमेंट से। आप कुछ और अज्यूम करके चल रहे, जब आप प्रूफ किया तो वो प्रूफ सेटिस्फाई नहीं हुई और कुछ और निकल गया, यानी कि विरोधाभास आ रहा है, यानी कंट्राडिक्ट हो रहा है। आई होप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्लियर हो। रैशनल वो जो PQ की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको आप डिवाइड करते हैं और वो क्या नाम है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, यानी कि 1/3 आप बोल सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, एक रफली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लेयर्स बनती है, सोइल या उसकी जो लेयर बनती है, तो उसको डिटरमाइन करने का मेन फैक्टर क्या है, आपको वो बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, ये लग रहा है वो आपका NCERT बुक से, साइंस से क्वेश्चन मैंने उठाया है, साइंस और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपके लिए क्लाइमेट, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास रिलीफ, थर्ड ऑप्शन है आपके पास टाइम, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फ्लोरा एंड फोना। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारी जो सोइल होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है, मेन फैक्टर जो है वो आपको वो बताना है। तो सबसे मेजर फैक्टर जो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है टाइम, यानी कि जो टाइम होता है, जैसे हमारी जो लेयर्स होते हैं इमीडिएटली फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। जो लेयर जो बनती है उसके ऊपर, सोइल के ऊपर, वो इमीडिएटली बनती है, उसको 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होता है उतनी ज्यादा जो उसकी लेयर की जो थिकनेस होती है वो बनती है, यानी कि जो मृदा है उसकी जो मोटाई है वो काफी सालों बाद बनती है, तो उसको काफी टाइम लेता है। यानी कि जितनी उसकी जो मोटाई बनने का जो प्रोसेस है या उसकी जो थिकनेस बढ़ने का जो प्रोसेस है, वो मेनली जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है टाइम से। बाकी फैक्टर भी है, बट मेन फैक्टर जो उसकी जो थिकनेस से रिलेटेड है वो है उसका थर्ड ऑप्शन, टाइम। ठीक है, टाइम ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होगा उतना ज्यादा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके लिए हो गया थर्ड, यानी टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, जो नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए या कोई और रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, उसको आप क्लासिफाई कैसे करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन है कि आप किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी हम अर्थ सरफेस से हमें जो मिलता है रिसोर्सेज, जो अर्थ के नीचे जो भी हमें कुछ मिलता है, वो उसको आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और आपके पास ये 4 प्रोबेबली आंसर जो हो सकते हैं इसके वो दे रखे हैं, और आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है इसके अंदर से। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन है ऑबिटियस एंड लोकलाइज रिसोर्स। इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑबिटियस यानी कि सर्वव्यापी, जो कि हर जगह अवेलेबल है, और लोकलाइज जो कि एक लोकल एरिया, एक लिमिटेड एरिया में अवेलेबल है। इस तरह से आप 2 कैटेगरी में से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास और ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि एक्चुअल जो कि वास्तविक और पोटेंशियल जो हो सकते हैं, पॉसिबली जो हो सकते हैं, ठीक है, उस रिसोर्सेज में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस तरह भी आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं आप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है, उसमें आपको बोला गया है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में, जैविक और अजैविक रूप में आप रिसोर्सेज को
क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपको जो इसको जो क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि क्लासिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको करेक्ट आंसर आपको आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट है, यानी ऑबिडियस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। आप इसे 2 कैटेगरी में मेनली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ऑबिडियस यानी कि जो हर जगह अवेलेबल है, इंडिया मतलब ये सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया में ही नहीं, बाकी जितनी भी वर्ल्ड है वहां पे कहीं भी चले जाओ ये रिसोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। जैसे एयर है, एयर आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ कहीं भी जाओ, एयर यानी ऑक्सीजन जो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये किस कैटेगरी का एक रिसोर्स, हाँ भाई एयर भी, गैस वगैरह भी, ये भी रिसोर्सेज हमारे। सनलाइट है, सनलाइट भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इसे हम किस तरह कैटेगरी में डाल सकते हैं, ऑबिडियस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लोकलाइज ये कि एक लिमिटेड एरिया में, जैसे अब अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री में अगर मैं ऑयल की बात करूं तो लिमिटेड एरिया है, जैसे आसाम में डिगबोई जगह है, वहां पे ऑयल निकलता है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड प्लेस है जहां पे नेचुरल ऑयल हमें मिलता है। लेकिन जो गल्फ कंट्री है उसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्री में, गल्फ एरिया में जितनी भी कंट्री आती है वहां पे ऑयल वगैरह जो क्रूड ऑयल है ये अवेलेबल है। यानी कि ये क्या है, लोकलाइज्ड है, कहीं कहीं है और कहीं पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया ये हो गया फर्स्ट हो गया इसका। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में टॉपिक जो आपसे पूछा जा रहा है वो रिलेटेड है किससे, डाइवर्स सोसाइटी। तो डाइवर्स सोसाइटी के रिगार्डिंग में करेक्ट आंसर आपका क्या है आपको ये बताना है। तो आपके पास वही हर क्वेश्चन की तरह 4 ऑप्शन है, वो चारों में से करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है आपको ये बताना है। तो मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन, इट वुड हैव डिफरेंस एंड सिमिलर इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजन। यानी कि जो डाइवर्स सोसाइटी है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है डाइवर्स सोसाइटी जो है, इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि ये इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है और सिमिलैरिटी भी होती है। मतलब एट द सेम टाइम वी हैव डिफरेंसेस एंड सेम टाइम वी हैव सिमिलैरिटी। यानी कि बहुत बड़ा जो ग्रुप है, सोसाइटी है, उसके अंदर कुछ तो सिमिलर लोग मिल जाएंगे आपको, अब कुछ डिफरेंस वाले भी लोग मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। यानी कि उनके भाषा के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से और उनके धर्म के हिसाब से उनके अंदर सिमिलैरिटी भी होंगी और उनके अंदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये बोला गया कि डाइवर्स सोसाइटी का एक एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो आपसे बोला जा रहा है उसके अंदर बोला गया इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज इन लैंग्वेज, रीजन एंड कल्चर। यानी कि जो डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी में क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं सिर्फ, और डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी जिसमें इक्वल ना हो, मतलब उसकी बात की जा रही है। यानी कि डिफरेंसेस होते हैं और कौन बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे। ये देखो सेकंड में भी क्या बोला है, लैंग्वेज की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे और कल्चर की बेसिस पे। ठीक है, यानी कि इस सेकंड ऑप्शन में क्या है, सिमिलरली फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है, लैंग्वेज है यानी कि भाषा है, रिलीजन यानी कि धर्म है, कल्चर यानी कि संस्कृति है। लेकिन इसमें सिर्फ बोला गया कि डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस। यानी कि जितने लोग मिलेंगे आपको हर कोई अलग अलग ही मिलेगा, सिमिलैरिटी कुछ नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन में बोला गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला गया इट वुड हैव डिफरेंसेस इन कल्चर एंड पावर। कि पावर यानी शक्ति के बेसिस पे और आप संस्कृति के बेसिस पे आप बोल सकते हैं, इन दोनों टर्म के बेसिस पे यहाँ डिफरेंसेस होते हैं। किसमें, डाइवर्स सोसाइटी की बात की जा रही है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है इसमें बोला जा रहा है इट वुड हैव सिमिलैरिटी यानी कि सेम होंगे, डिफरेंस कुछ नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। यानी कि भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पे यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी होगी, समानता होगी, डिफरेंसेस कुछ नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, अटेम्प्ट करिए वैसे। हाँ, तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है फर्स्ट। यानी कि यहां पे क्या होगा, सिमिलैरिटी भी होगी और डिफरेंसेस भी होगा, दोनों चीज होगी। यानी कि समानता भी होगी और असमानता भी होगी। तो किसके भी आधार पे, ये बेस जो बनेगा वो बनेगा भाषा, कल्चर यानी कि संस्कृति और रिलीजन यानी धर्म। इन तीनों के बेसिस पे इनमें सिमिलैरिटी भी होगी और डिफरेंसेस भी होगी। तो ये सब चीजें जो मिक्स मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप।
अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाए तो स्टेरियोटाइप जो होता है जेंडर के बेसिस पे जो चैलेंज की जाती है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि लैंग्वेज सॉरी लिंग के आधार पे, यानी कि जेंडर के बेसिस पे जो रूढ़ियां हमारी जो पुरानी जो प्रथा है उसके रिगार्डिंग में आपसे स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उसमें जो बेस्ट है वो आपको पिक करना है। चलो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वुमेन आर न्यूट्रिंग यानी कि वो पोषण प्रदान करती है, इसके बारे में बोला जा रहा है। यानी कि जो मतलब कहने का मतलब छोटे बेबी वगैरह को जो केयर करती है ना, तो वुमेन का काम ये है, ये बोला जा रहा है। अच्छा जी, सेकंड आपसे बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में वुमेन आर वेरी इमोशनल, यानी कि जो लेडीज हैं यानी कि जो महिलाएं वो क्या होती हैं, बहुत ही इमोशनल होती हैं। इमोशनल का मतलब है यहाँ पे भावुक है, काफी भावुक है वो, ये बोला जा रहा है। अच्छा थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है उसमें बोला जा रहा है आपसे कि वुमेन आर फैशन कॉन्शियस, कि वो फैशन को लेकर के बड़ा कॉन्शियस होती है, उसको लेकर काफी जागरूक होती है। हाँ भाई सुंदरता वगैरह पे उनका ध्यान दिया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह बोल सकते हो। और फोर्थ जो आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है ये बोला जा रहा है कि वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, कि वुमेन जो होती हैं वो क्या होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर होती है, यानी कि एक अच्छी ड्राइवर होती है, चालक होती है अच्छी, इसके बारे में बोला है। तो 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कि जेंडर बेसिस पे आप किसको चैलेंज कर सकते हैं, किसको आप चुनौती दे सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, मतलब ये ठीक सूट नहीं करता लेडीज के ऊपर। कि भाई फर्स्ट जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ भाई जो छोटा बेबी होता है उनको फीडिंग का काम करती है, उनके पोषण का भी काम करती है, हमारी जो माताएं होती हैं मम्मी वगैरह जो होती है हमारे खाने पीने इन चीजों का ध्यान रखती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, बल्कि ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया एक तरह से। सेकंड जो है कि भाई इमोशनल, हाँ बिल्कुल इमोशनल होती है भाई, क्योंकि जब तो हमें लव केयर जो हमें अपनी मदर सिस्टर और वाइफ वगैरह से जो मिलता है इस वजह से तो मिलता है। ठीक है, थर्ड जो आपसे बोला गया कि वो क्या है कि वुमेन आर फैशन कॉन्शियस, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, तो ये जो ना बस ड्राइवर, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये बहुत मतलब पुराने टाइप से हम मानते चले जा रहे हैं कि हम उनको ड्राइवर की कैटेगरी में रखते नहीं, और उन्हें हम किसी बस वगैरह या ट्रक वगैरह में इतना अज्यूम करते नहीं कि उनको हम ड्राइवर बनाएं, बहुत रेयर होता है। लेकिन हाँ अब थोड़ा सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है कि अब वो पर्सनल व्हीकल जरूर ड्राइव करती हैं, कार वगैरह ड्राइव करती हैं, लेकिन बस ड्राइवर ये थोड़ा मतलब ट्रू फैक्ट इसमें नहीं लग रहा है। इसको हम चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के ऊपर से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो हो गया फोर्थ इसका। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सुफरगेटर्स। सुफरगेटर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ गेटिंग, वो जैसे इलेक्शन वगैरह किसी कंट्री में होते हैं तो हर किसी को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो वोटिंग राइट जो मिलना एक तरह से आप कह सकते हैं उसको हम सफरगेटर का टर्म के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। जब मीनिंग क्लियर होगी अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ सफरगेट, यानी कि मताधिकार की बात की जा रही है कि मताधिकार जो होता है वो कंपोज किया जाता है, उसकी डिमांड किस जरूरत में है। तो 4 ऑप्शन है आपके उस रिगार्डिंग में, तो आपको बताना है कि भी कि सही आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कुछ इस तरह से कि अडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉर वर्किंग क्लास, जो अडल्ट हैं मतलब जो 18 प्लस ईयर वाले जो हैं उनके जो फ्रेंचाइजीज हैं, यानी कि उनका जो एक कैटेगरी है ग्रुप है, उन्होंने डिमांड करी कि भी हमें वोटिंग राइट दी जानी चाहिए, मताधिकार दी जानी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने डिमांड करी। सेकेंड ऑप्शन जो आपसे बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है राइट टू वोट फॉर वुमेन, कि इसमें क्या डिमांड की गई कि वुमेन को भी अधिकार, जैसे मेल को पहले टाइम क्या होता था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारी कंट्री में, तो पहले इंडियंस को तो पहले राइट ही नहीं था कि वोट कर सके, फिर बाद में वो राइट वोटिंग राइट मिला भी तो मिला, मेल को मिला फीमेल को नहीं मिला, ये भी हुआ। तो फिर आपको ये बताना है कि जो मताधिकार की जो डिमांड की गई थी उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोला कि राइट टू वोट, यानी कि वुमेन को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, इस बारे में बात की गई है। अच्छा नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन आपके पास, इसमें बोला गया राइट टू ब्यूरोक्रेटिक रोल फॉर वुमेन, कि वुमेन को भी ब्यूरोक्रेटिक रोल होना चाहिए, जैसे नौकरशाही जैसे ऑफिसर्स वगैरह बनते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, तो इसमें भी वुमेन को भी बनने का राइट मिलना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी हमारी कंट्री में जैसे कंट्री फ्रीडम हुई थी तब से हमारे में तो ऐसा भेदभाव तो कभी हुआ ही नहीं है कि स्टार्टिंग से ही कोई भी मतलब एग्जाम क्रैक करो और कोई भी क्वालिफाई करके बन सकता है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम ये इश्यू क्रिएट हुई नहीं कभी। अच्छा फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है कि अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर प्रोपराइट वुमेन। प्रोपराइटेड मतलब प्रोपराइट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि जो यानी कि वो वुमेन जिनके नाम पे आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह है, उनके वो जो अडल्ट कैटेगरी की वुमेन है उनको हमें क्या नाम है वोटिंग राइट दी जानी चाहिए, इस बारे में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको ये बताना है। तो ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें सेकंड, यानी कि वुमेन को, चाहे वो मतलब प्रॉपर्टी रखती है नहीं रखती है, किसी फ्रेंचाइजी से डिलीट करती है, इनके उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी कंट्री में क्या है, जो इसके लिए जो मतलब मेनली जो है कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दी जानी चाहिए, ठीक है। ये बात की गई थी स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो यानी कि अब तो क्या है, अब तो सबको ही है, अब तो मतलब ऐसा कोई वुमेन और मेन से कोई मतलब नहीं है, वर्किंग क्लास है या न्यूज से भी कोई मतलब नहीं। अब तो सीधा सा रूल है, 18 ईयर्स हो गए, इट मीन्स यू हैव अ राइट टू वोट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा हिस्ट्री और से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यानी कि आप एसएसटी वगैरह, टीजीटी, बीजीटी, एसएसटी वगैरह के लिए अगर आप कुछ एसएसटी या फिर ज्योग्राफी के टीचर या फिर हिस्ट्री के टीचर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां यूजफुल है। अदरवाइज बाकी पोस्ट में भी ये कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप टीजीटी और पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए तो वहां भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातक इज करेक्ट। जातक जो होते हैं, जो टर्म है जो जातक, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये जो 4 ऑप्शन आपके पास है, इन 4 स्टेटमेंट में से सही आंसर क्या है आपको ये बताने, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, दीज वर बाय द जैन मॉन्क्स रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये क्या है, जो जातक वगैरह जो है, ये जातक के बारे में ये स्टेटमेंट है, ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, जैन मोंक है, जो जैन और बुद्धिज्म के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो जैन मोंक के द्वारा जो लिखी गई चीजें हैं वह जो बाकी लोगों के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उसको संभाल के जो रखी जाती है वो है जातक। यानी कि जो बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं या जो जैनिज्म जो फॉलो करते हैं उनसे रिलेटेड है। आपको डिटेल में मैं क्लियरली आंसर नहीं बता रहा हूं, आपको बस समझा रहा हूं कि जैन मोंक जो है, जो उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको संभाल के, जो नॉर्मल लोग जो उसको संभाल के रख रहे हैं, ये जातक है। ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है 1 में। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास ये बोला जा रहा है, दीज वर द कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, कि सामान्य लोगों ने इसे रिटर्न किया था, कंपोज किया था, एंड रिटन डाउन, और लिखा भी था ऐसे, एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिज्म मोंक, ये बुद्धिस्ट मोंक्स हैं, ठीक है, जो यानी कि भिक्षालु कह लीजिए या उसके जो उसको जो फॉलो करते थे, फॉलोवर थे महात्मा बुद्ध के जो फॉलोवर थे, वो क्या करते हैं, इनको संभाल के रखते हैं। और लिखते कौन है, सामान्य लोग, ये ऑर्डिनरी पीपल राइट एंड कंपोज इट, एंड जो उसको केयर करते हैं, प्रिजर्व जो करते हैं, वो करते हैं बुद्धिस्ट मोंक करते हैं। ये बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, दीज वर द कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल इसे क्या करते हैं, कंपोज करके रखते हैं, लिखे हैं, ठीक है, और रिटन डाउन और लिखते हैं, एंड प्रिजर्व बाय द जैन मोंक, जो जैन मोंक हैं, यानी कि जो जैन के जो भिक्षाऊ हैं, उसके जो श्रद्धालु कह लीजिए आप, उसको जो फॉलोवर हैं, जैनिज्म को जो फॉलोवर हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको संभाल के रखते हैं। और लिखते कौन है, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल, ये लिखते हैं। इसके बारे में बोले, पहले इसको कंपोज और जो रिटर्न का काम, जो लिखने का जो काम किया गया है, ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा किया गया, और ये लोग संभाल के रखते हैं, जैनिज्म फॉलो करने वाले जो मोंक होते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से, फोर्थ ऑप्शन, दीज वर द कंपोज बाय द बुद्धिस्ट मोंक आर रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द ऑर्डिनरी पीपल। यानी कि इसको जो कंपोज किया गया था, कंपोज तो बुद्धिस्ट मोंक्स करते हैं और लिखते हैं ऐसे, और लिखते हैं, और जो प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व यानी संभाल के जो रखा जाता है, वो रखा जाता है नॉर्मल लोगों के सामने, ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। तो आपको करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये बताना है। जो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये जातक या फिर जैनिज्म से रिलेटेड, पहले ये बात। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ऑर्डिनरी पीपल लिखते हैं या फिर मोंक्स लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज आपकी क्लियर है, यानी कि दोनों टॉपिक बुद्धिज्म जैनिज्म आप अच्छे से पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बुक से, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ये है सेकंड, दीज वर द कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मोंक्स, कि बुद्धिस्ट मोंक्स हैं वो इसको संभाल के रखते हैं। तो यानी कि सेकंड आंसर जो है हमारा वो ठीक हो गया, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है जातक। आपने सुना तो होगा जातक की कथाएं, ये बड़ा फेमस है और हम स्कूल वगैरह में पढ़ते भी और बच्चों को भी सुनाते हैं ना, अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है ये, ठीक है, जो प्रेरणादायक होती है, कुछ एडवेंचरस बात होती है, कुछ ना कुछ मैसेज होता है इन स्टोरीज में, एक्चुअली ये होता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी इज करेक्ट। आईना अकबरी जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन ये है, और ये सारे क्वेश्चन
किसी ना किसी तरह से ये एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। तो ये सारे वो बहुत की टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टीचर सिलेक्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वहां भी इंपॉर्टेंट है, पर टीचर सिलेक्शन एग्जाम में तो पूछे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है सारा का सारा ये। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो ये है, इट हैज रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो अकबर थे, जो बादशाह अकबर कह लीजिए, जो किंग अकबर जो थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके बारे में स्टैटिकल रिकॉर्ड है इस बुक के अंदर। यानी आईने अकबरी में क्या है, इनके बारे में रिकॉर्ड है कि कैसे वो अपना शासन प्रशासन वगैरह का जो काम करते थे, कैसे उनका सिस्टम चलता था उनके टाइम पर, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड है आईने अकबरी में। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला जाए, इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रिजीम टाइटल अकबरनामा। यानी कि ये अकबरनामा एक बुक लिखी गई थी जो अकबर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके 3 वॉल्यूम में बनाया गया था। तो उस 3 वॉल्यूम में से फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसका नाम है आईना अकबरी। यानी कि अकबर से रिलेटेड ये बुक है जिसके अंदर अकबर, उसका मेन टाइटल है वो है अकबरनामा, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम है वो है आईने अकबरी। ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आपसे ये बोला जा रहा है, इट डील विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ द अकबर्स रीजन। यानी कि अकबर के टाइम पे जो भी घटना हुई थी और उसके जो एंसेस्टर का मतलब होता है जो बाद के आने वाले, जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर के बाद जब आप आए हो तो आप अपने फादर के एंसेस्टर हो, ठीक है। जैसे आपके ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर के लिए आपके पापा, आपके फादर और आप खुद, आप क्या उनके लिए एंसेस्टर हो। समझ में आ गया? नहीं, बहुत गड़बड़ हो गई। अच्छा, उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा, ये एंसेस्टर मीन्स होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोगों ने। हाँ, यानी कि एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज होते हैं, बाद वाले नहीं होते, पहले वाले होते हैं। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जो मैंने बोला उसका रिवर्स। यानी कि आप हैं तो आपके फादर और आपके जो ग्रैंड फादर है, ये दोनों जो है आपके लिए वो एंसेस्टर है। आई होप क्लियर हो गया। मैंने जानबूझ के थोड़ा घुमा के बोला था आपके लिए, ताकि आप ये जो वर्ड है इसको याद रख सकते हैं। एंसेस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारे से जो पहले की पीढ़ियां है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि हमारे जो फादर है, फादर, उसके सुपर फादर या ऊपर 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 जो कह सकते हैं दादा, ग्रैंड फादर, उसके ऊपर जो भी हमारे जो कुल में थे, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट इसमें बोला जा रहा है, इट डील विद द अकबर्स एंसेस्टर एंड रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ अकबर्स रीजन। यानी कि अकबर के जो एंसेस्टर के बारे में रिकॉर्ड है इस किताब के अंदर, आईना अकबरी के अंदर, ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में ये बोला जा रहा है, इट वॉज रिटन बाय द मिर्जा हकीम। कि इसे जो लिखा था उसे लिखा था मिर्जा हकीम ने लिखा था, हु वॉज द वन ऑफ द अकबर्स कंट्रियर। कि अकबर के दरबारी थे, अकबर के शासन में जो उनके जो मतलब एक तरह से कोर्ट था अकबर का, उसके अंदर एक बैठने वाले एक आदमी, कोटी और वहां पे बैठने वाले एक आदमी थे, ठीक है। तो वो उन्होंने इसके बारे में लिखा था, यानी कि बुक के राइटर जो थे उसके बारे में बोला जा रहा है, ये है मिर्जा हकीम थे। तो करेक्ट आंसर क्या है, आपको अटेम्प्ट करना है, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, फर्स्ट यानी कि इट हैज अ रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। कि अकबर ने जो अपना काम वाम किया था, कैसे उसके टाइम पे सिस्टम चलता था, कैसे वो रूल रेगुलेशन को बनाते थे, फॉलो करवाते लोगों से, और कैसे सिस्टम चलाते थे उस टाइम का, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है आईने अकबरी के अंदर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आपके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन छोड़ जाता हूं। आपको ये बताना है, ये आईना अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों किताबें किसने लिखी थी। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के आंसर आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं आंसर मालूम है तो थोड़ा आंसर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इनके आंसर, ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों किताबें किसने लिखी थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी आल्सो एडिंग हिज ओन कंपोजिशन टू इट। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सिखिज्म है, सिखिज्म के जो गुरुज थे, मतलब जो सिख समुदाय के जो गुरु थे, ठीक है, तो गुरु में से एक गुरु जिसके पहले गुरु थे, यानी कि गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी के बारे में पूछा जा रहा है कि तो उन्होंने जो भी अपने बारे में कुछ बातें बताई थी उसको गुरुमुखी में किसने लिखा था, और कुछ अपने भी व्यू डाले थे, उसको कंपोजिशन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा है कि भाई ये गुरु नानक साहब जो लिखा की बारे जो ग्रंथ है, इसको कंपाइल किसने किया था, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। और उसके बाद इसको उसके अंदर उसने कुछ अपने भी व्यूज डाले थे, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है किसने किया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अलग अलग गुरुज के नाम है,
तो उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए करेक्ट आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है गुरु तेग बहादुर, यानी कि गुरु तेग बहादुर ने जो ग्रंथ है इसको, गुरु तेग बहादुर जी ने इसको कंपाइल किया था और इसमें अपने वर्ड्स लिखे थे, जो भी अपने व्यूज भी दिए थे कंपाइलेशन के साथ साथ। सेकंड ऑप्शन आपके पास है गुरु गोविंद सिंह, कि ये सारा काम किसने किया था, गुरुमुखी में किसने लिखा था, ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है गुरु अंगद जी ने ये सारा काम किया था। और लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन है वो है गुरु अर्जन सिंह। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि गुरुमुखी में ये किसने कंपाइल किया था इस किताब को, आपको गुरु ग्रंथ साहिब को, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का है वो हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि गुरु अंगद जी ने ये काम किया था। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मतलब एक क्वेश्चन तो जैसे आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, आपको जितने भी गुरु है, मेनली 10 गुरु को ये लोग काउंट करते हैं सिखिज्म में, तो आपको 10 गुरु के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, पहले कौन थे लास्ट में कौन थे। ठीक है, फाउंडर वगैरह तो आप जानते हैं कि ये सिखिज्म का जो फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है गुरु नानक जी को माना जाता है। बाकी जो रिमेनिंग 9 गुरु हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मेनली ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर पता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आप डील कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो ये कई बार अरेंज करना भी आ जाता है, जैसे ये 4 गुरु दे दिया, अब आपसे पूछे कि इनकी सीरियल ऑर्डर में लगा दो भी, पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, तो थोड़ा ये पता होना चाहिए आपके। और हर गुरु के बारे में 2-3 वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पे उनकी पैदा हुए थे, यानी कि बोर्न प्लेस कहाँ है उनका, वो पता होना चाहिए आपके। उनके रिलेटेड कोई गुरुद्वारा वगैरह है फेमस तो वो बता सकते हैं, और कुछ काम उन्होंने संदेश क्या दिया था, कुछ काम क्या किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फीचर ऑफ द एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेनियन डेमोक्रेसी जो है उसके फीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। वर्ड देख लो नॉट, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको आंसर भी पता होता है और बिल्कुल स्पीड में आप आंसर अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, पर ये देखना भूल जाते हैं। ये पूछा गया कि फीचर नॉट में बोल दिया, आपने सोचा फीचर पूछा गया, आपने देखा मान ले तो पहला कोई आंसर आपको सही लगा और आपने गोला बना दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नॉट में क्या हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखने का। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि जो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में जो फीचर नहीं है, ठीक है, वो चूज करना है। यानी कि 3 फीचर वी हैव गिवन, 1 फीचर इज नॉट मैचिंग विद एथेनियन डेमोक्रेसी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी, कि इस डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो पोस्ट वगैरह की पे जो जिस पोजीशन वगैरह की जो लोगों को बिठाया जाता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी होती है, यानी कि किसी की कोई भी बन सकता है, मतलब पर्ची में जिसका आ गया वही बन जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अलग तरह का सिस्टम है। अच्छा, सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन वर 30 years ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन, कि सिटीजन इस डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन उसी को माना जाता है जो एटलीस्ट 30 years कम से कम उनका एज होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, फ्री मैन वुमेन, यानी कि सिर्फ जो स्वतंत्र लोग हैं, आजाद है, उन्हीं को ही मिलेगा, यानी कि गुलामों के लिए नहीं है भाई डेमोक्रेसी, इसके अंदर बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑल द सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी, यानी कि इस डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हर किसी को आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर सर्विस करना ही करना है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है ऑल द सिटीजन अटेंडेड असेंबलीज एंड वर हेल्ड फॉर द डिसाइडिंग अपॉन द मैटर्स, कि हर किसी को जो असेंबलीज होती है, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में जो एक तरह से पार्लियामेंट वगैरह है, तो जो भी इस कंट्री में इस डेमोक्रेसी के अंदर होता है, हर किसी को राइट होता है कि वो अटेंड कर सकता है इसके अंदर। जैसे हमारे यहाँ तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो है, जो सिलेक्टेड है, जो हम लोग इलेक्शन के थ्रू जिनको सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ वही लोग अटेंड कर पाते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं, कोई भी अटेंड कर सकता है, इतनी तो फ्रीडम होती है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर नहीं, आपको वो चूज करना है जो कि इस डेमोक्रेसी से नहीं मैच करता है, ये एथेनियन डेमोक्रेसी जो होता है उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सेकंड है, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट ये मैच नहीं करता है एथेनियन डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि इसमें जो फ्री मैन वुमेन जो कि 30 ईयर से अबव होंगे उनको एज ए सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है इसके अंदर। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है और हमें गलत ही चूज करना था इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर समुद्रगुप्ता पॉलिसी स्पेशली टुवर्ड्स द रूलर ऑफ दक्षिण पथ,
दक्षिण पथ के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिणापथ के रिगार्डिंग में पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो थे उनकी पॉलिसी क्या थी इनके लिए, किनके लिए? दक्षिणापथ के लिए, ठीक है। उनके लिए क्या इनकी पॉलिसी थी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया ये कुछ, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही उठाया मैंने। चलो अब बताओ, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से करेक्ट रीडिंग तो आप करते होंगे मेरे साथ, आई होप। चलो मैं कर देता हूं आपके लिए, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, दे सरेंडर आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन दे वर अलाउड टू रूल अगेन। यानी कि समुद्रगुप्त ऐसे थे, वो क्या करते हैं, इनको पहले इन्होंने इनके सामने के दक्षिण गुप्त के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो लोग इनसे जो फाइट हुई थे जो भी है, इनको पहले ये पराजित कर देते थे और उसके बाद आत्मसमर्पण कर देते थे, तो उनको क्या करते थे, दोबारा से रूल करने के लिए इनको अलाउ कर दिया जाता था। ये बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि यानी कि कोई इनसे लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद अगर कोई डिफीट हो गए, हार गए, सरेंडर कर दिया इन्होंने, मान लो सरेंडर कर दिया अगर इन्होंने, ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, उनको अलाउ कर देते कि भाई ठीक है भाई, तुम मतलब अब तुम शासन दोबारा कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, बस इतनी सी बात बोल देते होंगे। अच्छा, यानी कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज होती है वो उसके बारे में बातचीत हो, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है, देयर किंगडम्स वर uprooted and made a part of समुद्रगुप्ता's empire, कि इनके जो किंगडम होते थे, यानी कि इनका जो साम्राज्य होता था उसको अपरूट कर दिया जाता। अपरूटेड का मतलब होता है उखाड़ फेंक दिया जाता था, एंड मेड पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता एम्पायर, और यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया जाता था कि ये समुद्रगुप्ता का एम्पायर है, अब आपका नहीं है, ऐसा बोला जाता है सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बोला जाए, दे सबमिटेड टू समुद्रगुप्ता एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। अच्छा, ऐसा होता था कि भी समुद्रगुप्ता को अपना राज्य मतलब हैंडओवर कर देते थे, सौंप देते थे, और उनकी जो बेटियां होती थी उनकी शादी समुद्रगुप्ता से करा दी जाती थी। ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन के अंदर। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। फोर्थ ऑप्शन में बोला जैसे, दे बाउट ट्रिब्यूट एंड फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, कि वो क्या करते थे, उनको श्रद्धांजलि देते, जो इनसे डिफीट हो जाते थे उनको क्या करते थे, श्रद्धांजलि दे दी जाती थी, और ट्रिब्यूट यानी सम्मान एक तरह से कह लीजिए, और वो जो ऑर्डर जो देते थे उसको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, और उनके कोर्ट को, यानी कोर्ट का मतलब उनके दरबार को अटेंड करना होता था उसके बाद, यानी कि अटेंड मतलब उनके कोर्ट में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे फिर ये जो लोग डिफीट हो जाते थे। ये बोला जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से 3 ऑप्शन तो गलत ही होंगे, एक ही सही है। आपको सही कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसका ये हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी कि दे सरेंडर आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन दे वर सिंपली, जो डिफीट हो गए उनको अलाउड कर दिया था रूल अगेन, दोबारा से शासन को मतलब करने का एक दोबारा से चांस दे दिया जाता था, ठीक है। बस ये थोड़ा बहुत रखते थे कि भाई डिफीट तो हो गए, लेकिन जो मतलब साम्राज्य तो दोबारा दे दिया गया, दोबारा उनको अलाउड कर दिया कि भाई आप दोबारा से इसको क्या नाम है अपना शासन कर सकते हो। लेकिन असली बात क्या होती थी, अब जो काम करेंगे वो अंडर समुद्रगुप्ता के उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में नहीं होगी, कहने का मतलब। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो गया। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। इन जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं प्लान कर सकूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन मुझे डाले जाने चाहिए, आपके आंसर के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर पाऊँ, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने ये वीडियो देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिए, और कमेंट करके मुझे अपने सजेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास, नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए आप इसे उसकी नोटिफिकेशन के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे मैं ये वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।